है इसमें थर्ड इम्पोर्टेंट है। जो पहले वाला था वो असल में परफेक्ट कंपटीशन था, दूसरा मोनोपोली है, ये थर्ड मोनोपोली कंपटीशन। इसके जो मेन फीचर हैं कि इसमें सिमिलर प्रोडक्ट होगी लेकिन डिफ्रेंशिएटेड भी पॉसिबल है, ठीक है। और हर जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो क्लेम करता है कि इसकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। बायर जो है वो इसमें ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली कंपटीशन में आमतौर पर ब्रांडेड गुड्स होते हैं। तो जितने ब्रांड नेम है, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग, ये प्राइम फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे हमने कहा जी कि मोनोपोली में एक आपका सेलर है या प्रोड्यूसर है या एक से ज़्यादा, उस केस में हो सकता है जब 25% मार्केट शेयर ज़्यादा है। परफेक्ट कंपटीशन में कहा जी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ओलिगोपोली में हम देखेंगे लेस देन 10 है, 4 5 6 होते हैं। तो मोनोपोली कंपटीशन में 20 30 40 50 इस रेंज में होते हैं। जितने ये ब्रांडेड सोप हैं, ब्रांडेड शैम्पूज हैं, जितनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथ हैं, शूज़ हैं, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो असल में कलर, पैकिंग, स्मेल, शेप, साइज, इससे अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर। और ये सारे के सारे जो हैं वो प्राइस मेकर हैं। और ये मेक प्राइस इस तरीके से करेंगे, ये सेट प्राइस ऐसी करेंगे कि अपने कंपेटिटर से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनका, ठीक है। इसमें भी एंट्री और एग्जिट जो है वो फ्री है, लेकिन सम लिमिटेड जो है वो लीगल बैरियर्स हैं, कुछ आपको फेस करने पड़ते हैं कि आपको ब्रांड नेम परचेज करना पड़ेगा एटसेट्रा। नॉन प्राइस कंपटीशन में ज़्यादा है, प्राइस कंपटीशन कम है। तो प्राइस जो आप सेट करते हैं इसमें वो आमतौर पे जो आपका कंपेटिटर है उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा प्राइस का। क्योंकि आप शैम्पूज देख लें, अगर एक शैम्पू जो है वो 350 का है तो दूसरा 355 का होगा, तीसरा 360 का, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा प्राइसेस में। कंज्यूमर के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्रांडिंग इसका स्पेशल फीचर है, मार्जिनल कॉस्ट वही लेफ्ट राइट अपवर्ड बनेगी। मोनोपोली की तरह यहाँ पे भी ये अपनी प्राइस को कंट्रोल करते हैं, क्वांटिटी भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिव इलास्टिक होगी। अब ये भी एक खास पैटर्न है, अगर आप सोचें तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक जो था वो डिमांड कर्व थी, इसमें परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, रिलेटिव इलास्टिक है। ओलिगोपोली में हम देखेंगे दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेस देन वन भी है, ग्रेटर देन वन भी है। और मोनोपोली के अंदर जो पीईडी है वो लेस देन वन की डिमांड कर्व जो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। ये देखो ये बनाई हुई है। परफेक्ट कंपटीशन में ये फेज होता है, मोनोपोली में बिल्कुल इलास्टिक होती है। इन दोनों के बिटवीन है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसलिए रिलेटिव इलास्टिक होती है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट भी कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगी जो कि हमने मोनोपोली में बनाई थी। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ए आर और एम आर रिलेटिवली इलास्टिक होंगी, वहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट जो है वो ए आर से नीचे बनानी है जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। इसे नीचे बना के एम सी एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे ही कट करेगी। और जहाँ पे एम सी एम आर कट कर रहे हैं वहाँ पे क्वांटिटी सेट करनी है। इसी पॉइंट से ऊपर ए आर तक जाना है तो ये प्राइस सेट होगी। इसी लाइन के ऊपर ये कॉस्ट की लाइन है तो ये कॉस्ट और ये प्राइस, तो ये जो टोटल ये गैप, ये रेक्टेंगल जो है या स्क्वायर जो भी है, ये शो कर रही है एबनॉर्मल प्रॉफिट को। जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो एवरेज कॉस्ट इसको टेंजेंट करेगी या टच करेगी बस। तो इसमें भी सेम वही गेम है कि पी सी और पी एम सी और एम आर जहाँ कट करते हैं ये क्वांटिटी है, जहाँ से ऊपर जाएंगे ए आर तक तो ये प्राइस है। सेम जगह पे प्राइस है, कॉस्ट भी इतनी है, तो ये इसमें नॉर्मल प्रॉफिट है। तीसरा ओके। जो केस है लॉस का, जी तीसरा जो केस है वो लॉस का है। लॉस में क्या होगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट ए आर से ऊपर बनानी है आपने। ये बिल्कुल सेम डायग्राम नौकरी में भी ऐसी है, बस वहाँ पे ये था कि ए आर थोड़ी हम इन इलास्टिक बना लेते हैं। अब देखो तीनों डायग्राम में जो डिफरेंस है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो ए आर से नीचे बना रहे हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इसकी टेंजेंट इनके टच करेगी और लॉस के लिए इससे ऊपर बनानी है। इसमें भी आउटपुट कैसे डिटरमिन करेंगे, जहाँ पे एम सी एम आर कट कर रहे हैं ये क्वांटिटी, यहाँ से ऊपर जाएंगे प्राइस ए आर तक तो ये प्राइस, लेकिन इस केस में कॉस्ट ऊपर है। जब ये कॉस्ट ऊपर है तो फिर ये जो गैप है, ये रेक्टेंगल जो है, ये इसमें लॉस को शो कर रही है। अच्छा, सम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ प्राइजेज एंड आउटपुट आर डिटरमिन इन परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली या मोनोपोली कंपटीशन। तो इनफैक्ट वो इसी डायग्राम पे पूछ रहा होता है। तो पैटर्न टाइप क्वेश्चन का वही बनेगा कि पहले आपने फीचर डिस्कस करने हैं, फिर आपने कंपैरेटिवली इनको ये डिस्कस करना है।
दूसरा इसमें एक और चीज़ नोट करेंगे हम, जो हमने पहले भी किया तीनों में, कि यहाँ पे देखो ये इकोनॉमिक एफिशिएंट है या नहीं है। तो उसके लिए वही दो कंडीशन हम चेक करेंगे। अभी तक जैसे चेक करते आए हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो इकोनॉमिक एफिशिएंट है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और ये तीसरा मोनोपोली कंपटीशन जो है, ये तीनों इकोनॉमिक एफिशिएंट नहीं है। अब उसकी रीज़न क्या है? अब एमसी देखो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे टच कर रही है, कट कर रही है। तो हम मिनिमम पे प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम इससे पीछे एमसीएम और जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मिनिमम पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है। इसी तरीके से पी जो है एमसी के इक्वल नहीं है। ये देखो प्राइस लाइन यहाँ तक है, लेकिन एमसी कहीं और है, अबव दैट लाइन है। इसका मतलब कि पी और एमसी कहीं मैच नहीं कर रहे या कट नहीं कर रहे, तो इसलिए पी इज नॉट इक्वल टू एमसी, तो ये एलोकेटिव इनएफिशिएंट भी है। तो ओवरऑल फिर जब ये इकोनॉमिक इनएफिशिएंट हो गई, इसलिए कि ये एलोकेटिव भी इनएफिशिएंट है और प्रोडक्टिव भी इनएफिशिएंट है। और सेम इसी तरीके से हमने मोनोपोली भी चेक किया। लॉन्ग रन के अंदर आमतौर पे जो मोनोपोली कंपटीशन है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, ये वाला केस होगा। शॉर्ट रन में हो सकता है कि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन फ्री एंट्री और एग्जिट है या कुछ लीगल बैरियर्स हैं ऐसे लिमिटेड कि नए लोग जब मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट से वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि प्रोड्यूसर को इंसेंटिव है, कोई भी मार्केट में एंटर हो सकता है। मार्केट प्रोवाइड इंसेंटिव के आप स्किल्ड लेबर को हायर कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं कस्टमर के लिए। कंपटीशन इनकरेज करता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्टिविटी जो है, अगर आप प्रोडक्टिव गुड्स बनाएंगे तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे एज ए फर्म। मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वो फर्म ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि कंज्यूमर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एडवर्टाइजिंग, यानी मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग समटाइम ये करते हैं जो ब्रांडेड गुड्स होती है। प्राइस और इनकम मे नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी। लोगों की इनकम कुछ भी हो, लेकिन ये अपनी मर्जी से प्राइस सेट करते हैं। बूम और बस्ट साइकिल यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रिसेशन भी आ सकता है, बूम भी आएंगे। मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज मर्ज करके तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। एक्सट्रीम इनकम इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। जो रिच है वो ज़्यादा अच्छी ब्रांड गुड्स परचेज करेगा, जो पुअर है वो लो ब्रांड गुड्स परचेज करेगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इसमें आएंगी जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, और जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ पे डिबेटेबल है। तो ये इनका कंपैरिजन है, कंपैरिजन भी आ सकता है एग्जाम में। लास्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली क्या है? ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फ्यू सप्लायर्स हैं या फ्यू प्रोड्यूसर्स हैं। अब फ्यू की कोई डेफिनेशन या कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, लेकिन वी कैन से दैट कि ये लेस देन 10 होंगे। और इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ, ये जो नेशनल एयरलाइंस हैं, जैसे शाहीन एयरलाइन है, एयर ब्लू है, पीआई है। तो नेशनल लेवल पे जो हमारी पाकिस्तान में जो एयरलाइंस हैं वो 5 to 6, जैसे सियालकोट की अभी सियाल एयर आई है, इस तरह एक और है। जितनी भी हैं ये 5, 6, 4, 5 इतनी है। दूसरी इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है पाकिस्तान में, वो हमारे पास मिलती है जी टेलीकम्युनिकेशन। वारिद और जायज़ एक हैं, यू फोन दूसरी, तीसरा जोंग, चौथा टेलीनॉर। ये गिने तो ये भी 4-5 है। तो ये ओलिगोपोली का परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें सारे के सारे सप्लाई डोमिनेंट होंगे, फर्म्स इसमें लार्ज होंगी, और इनके पास कंसिडरेबल मार्केट शेयर भी होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, सम टाइम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। ठीक है, जैसे इन होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो सारे ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, ये सारे के सारे जो बेसिक फंक्शन है इनका, वो कॉल और एसएमएस है। अब एडिशनल फीचर इनमें इंटरनेट किसका अच्छा है, वॉइस क्वालिटी किसकी अच्छी है, ये अक्सर डिफ्रेंशिएट करते हैं कंपनी टू कंपनी। फिर बैरियर्स टू एंट्री भी हैं, उसमें बैरियर्स टू एग्जिट भी हैं। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री यानी कि आप आसानी से शुरू भी कर सकते हैं। यू हैव टू यानी कि कुछ आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी इस बिजनेस में एंटर होने के लिए। अच्छा, इस बिजनेस को छोड़ के जा भी नहीं सकते। अगर टेलीनॉर जो है वो कुछ अर्सा पहले फॉर सेल था, लेकिन कोई उसको परचेज करने के तैयार नहीं था, तो वो अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस छोड़ के चले जाए। तो इसमें बैरियर टू एंट्री भी है और बैरियर टू एग्जिट भी है। हर प्रोड्यूसर जो है वो डिपेंडेंट होगा ऑन द प्राइस फॉर अदर। दूसरे की प्राइस देखेंगे, बल्कि से प्राइस रिजिडिटी है। अभी हम डायग्राम देखते हैं, उसमें चीज़ आएगी। इसमें भी नॉन प्राइस कंपटीशन है।
इसमें एडवर्टाइजिंग क्वालिटी इस तरीके पे वो फोकस करते हैं ज़्यादा। प्राइस रिजिडिटी है इसके स्पेशल फीचर है। प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोसेस इनोवेशन करते हैं थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मेक योर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपेटिटर। और प्राइस लीडरशिप भी इसमें पॉसिबल है। इसमें कार्टल्स भी पॉसिबल हैं, जैसे दुनिया में जो सबसे बड़ा कार्टल है लीगल, वो ओपेक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। इसकी किंग डिमांड कर्व जो है, ये सीजी किंग डिमांड कर्व है जो इसने बनाई थी। पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम ये थी कि मतलब क्या जी कि इस तरह हम ए आर बनाएंगे, ये लेफ्ट राइट डाउनवर्ड आएगी यहाँ तक, और ये ऐसा बिहेवियर है कि यहाँ पे जो डिमांड है इसकी ग्रेटर देन वन है। इस एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर, इस टर्निंग पॉइंट पे हमारी प्राइस सेट है। इसे कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ना नीचे कर सकते हैं ना ऊपर कर सकते हैं। जहाँ पे ये प्राइस है उससे नीचे जो आपकी ए आर है वो लेस देन वन होगी। दूसरा काम आपने करना है कि एम आर बनानी है। जब तो एम आर ऐसे ये स्ट्रेट यहाँ तक लेके आनी है, ये दरमियान में गैप है। इस गैप में आपकी फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट होगी, और इस गैप के बाद एम आर फिर नीचे इस तरीके से आएगी। ये एक और जगह पे बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसे हम कहते हैं कि किंग डिमांड कर्व भी कहते हैं, सो या स्वीजी किंग डिमांड कर्व। सम टाइम इसका बुक में जो नाम है वो ये स्वीजी किंग डिमांड कर्व के तौर पे यूज़ किया गया है। इसमें जो डायग्राम है मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें प्राइस रिजिडिटी होती है कि प्राइस आप परचेज चेंज नहीं कर सकते। चेंज इसलिए नहीं कर सकते कि मार्केट में प्राइस सेट होगी, और ये सारी में हम माइक्रो के फाइल नोट्स पढ़ी रीडिंग करी ना साथ साथ आप जी सर। रीडिंग छोड़ी अपनी, और आप क्वेश्चन लिखना। ये देखिए ये क्या है, किंग डिमांड का ये आपने ये ए आर बनानी है यहाँ तक। जी इसको एक लाइन पर पहले प्राइस बनाने हैं, उसके ऊपर इलास्टिक कर्व होगी, इसके नीचे इलास्टिक होगी। एम आर जो है वो आपने ऐसे यहाँ तक बनानी है, इसके दरमियान में गैप आएगा। इस गैप में हर फर्म की अपनी मार्जिनल कॉस्ट होगी, और हर फर्म ये 3 4 5 फर्म है अपनी कॉस्ट दूसरे से हाइड करेंगे। फिर एम आर यहाँ पे फिर आप बना सकते हैं। ये ए आर है, ये एम आर। और प्राइस हमने ये फिक्स रखनी है, इसे कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। अगर आप प्राइस ज़्यादा करेंगे तो आप कस्टमर लूज कर लेंगे, इसलिए आप प्राइस ज़्यादा नहीं करते। अगर आप प्राइस कम करेंगे तो आपके जो कंपटीटर हैं वो भी आपको फॉलो करेंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये क्योंकि ओपन मार्केट में ओपन सीक्रेट होगा, ये तो कोई आप ये प्राइस हाइट जब नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे लोग भी आपको फॉलो करेंगे, वो भी प्राइस कम कर देंगे, तो फिर आप कस्टमर भी लूज कर सकते हैं और आपका दोबारा जो है वो नॉन प्रॉफिट पे आ जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी हम कहते हैं कि पीस फिक्स्ड है, इसे ओलिगोपोली मार्केट में अबव पी जो है पी डी ग्रेटर देन वन होगा, आप प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीटर आपको फॉलो नहीं करेंगे, और आपको लॉस हो सकता है। कस्टमर आप कस्टमर लूज कर सकते हैं। बिलो पी अगर करेंगे पी डी लेस देन वन, तो आपके जो कंपटीटर आपको फॉलो करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी विद द गैप ऑफ एम आर। अच्छा, रिजिडिटी प्राइस रिजिड क्यों होती है ओलिगोपोली में? इसकी रीजन है, हो सकता है कि सेलर्स को पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला जी कि प्राइस कम नहीं करनी चाहिए, या उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस देखा कि ये प्राइस जो है वो इतनी है, और ये प्राइस वॉर से बचने के लिए भी क्या करते हैं, प्राइस इस पॉइंट पे सेट कर देते हैं, कोई एक पॉइंट। फिर सेलर सम टाइम हैप्पी होते हैं इस गिवन प्राइस के ऊपर, इसलिए वो अवॉइड करते हैं, अगेन प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं, और दे आर हैप्पी एट दिस प्राइस। फिर टू प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स के लिए भी ऐसा करते हैं कि ये प्राइस सेट रखी जाए ताकि नया कंपेटिटर मार्केट में ना आ पाए। फिर सेलर्स फोकस करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर, बजाय इसके को प्राइस वार पे फोकस करें। फिर ये अवॉइड करते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। सेलर अवॉइड करता है एनी रिस्क अपॉन चेंज इन प्राइस, इनकी क्योंकि मेन्यू कॉस्ट जो है वो अफेक्ट होती है। मैं
दी प्राइस हैज बीन सेट विद कोलिजन, हो सकता है आप सबने मिलकर प्राइस सेट की हो, कोलिजन यानी कि कार्टल, फॉर्मल या इनफॉर्मल एग्रीमेंट आप फर्म्स ने मिलकर किया जिससे आप प्राइस सेट की। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कि इस थ्योरी में कहीं उसने नहीं बताया, नो क्लियर इंडिकेशन कि हु विल सेट द प्राइस या प्राइस सेट कैसे होगी। अच्छा, अगर पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी के अंदर, तो फिर क्या होगा, आप अगर प्राइस राइज करेंगे तो दूसरे लोग भी प्राइस राइज कर देंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर प्राइस रिजिड है या फिक्स है तो फर्म कैन रिड्यूस क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट दे मे नॉट एग्जिस्ट देयर मे नॉट एग्जिस्ट इनफ गैप ऑफ एमआर टू पास थ्रू एम। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एम सी है वो बिल्कुल यहाँ इसके पास एग्जिस्ट करे, जब इसके पास एग्जिस्ट करेगी जितनी ऊपर जाएगी उतनी आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस आप अपनी मर्जी से चार्ज नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बनाते हैं कार्टल्स। कार्टल्स या क्लूसिव ओलिगोपोली क्या होती है कि आप फॉर्मल या इनफॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं विद अदर फर्म्स और टू सेट द प्राइस। अब जब आप फॉर्मल इनफॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारे मिलकर यूज़ करें, प्राइस वॉर ना की जाए, नॉन प्राइस कंपटीशन आप करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ और सारी मार्केट उसको एंजॉय करेगी, प्रॉफिट भी इंजॉय करेंगे। अब स्ट्रेंथ क्या है कॉटन की, स्ट्रेंथ ये है कि फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए और दीज फर्म्स आर ओपन विद ईच अदर अबाउट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म भी यही होगा। ऑल फर्म्स आर प्रोवाइडिंग सिमिलर होमोजेनियस प्रोडक्ट विथ हेल्प टू सेट द प्राइसेस और देयर आर नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस टू फॉर्म कार्टल्स। हालांकि कुछ कंट्रीज में कार्टल इलीगल है। देयर मस्ट एग्जिस्ट वन डोमिनेंट फर्म जो कि प्राइस सेट करेगी, वो इस बेस पे भी हो सकती है कि जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, या इस बेस पे भी हो सकती है जिसकी कॉस्ट कम है, या इस बेस पे भी हो सकती है कि वो पाइनियर था या बेंचमार्क उसने को सेट किए हुए हैं इसलिए वो लीडर हो सकता है। देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री विच रिड्यूसेस फेयर ऑफ डिसरप्शन इन द मार्केट, क्योंकि नए लोग आने वाले के लिए इतना ईजी नहीं होगा। मार्केट आमतौर पर कंज्यूम करते हैं हम स्टेबल है, इनके एब्सेंस ऑफ डिमांड और सप्लाई शॉक्स नहीं है और ऑल फर्म्स हैव सिमिलर प्रोडक्शन मेथड्स एंड एवरेज कॉस्ट। और अगर आपने इसका रिवर्स लिखना है तो वो जो वीक कार्टल्स हैं ये सारे पॉइंट रिवर्स कर लें तो वो वीक कार्टल्स की आप उसके डिबेट कर सकते हैं। ये देखो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, सम फर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट चूज टू कल्यूड रादर देन एंगेज इन प्राइस कंपटीशन। कल्यूड का मतलब कार्टल की बात कर रहा है। दिस विल लीड टू हायर प्राइसेस एंड लेस एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवैल्यूड दिस स्टेटमेंट। अब इसमें तो ओलिगोपोली के फीचर लिखेंगे, फिर ओलिगोपोली डायग्राम बनाएंगे, फिर किंग डिमांड कर्व की डायग्राम बना के उसके बताएंगे प्राइस रिजिडिटी होती है, फिर आप बताएंगे कि कल्यूड प्राइस कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्टल है ये आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। और एवेल्यूशन में जाके इसके वो भी डिस्कस करने हैं कि एवेल्यूशन में जाके डिस्कस करेंगे कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं यानी कि लिमिटेशन इसकी क्या है। अच्छा, एक और चीज़ उससे पूछी है रिसोर्स एलोकेशन के क्वेश्चन के अंदर, उससे भी आप रिसोर्स एलोकेशन की जब वो पूछते हैं इसका मतलब आपने बताना है कि इज इट इकोनॉमिक एफिशिएंट और नॉट। पहली बात यहाँ पे हमने कहा कि एवरेज कॉस्ट इररेलेवेंट है, एवरेज कॉस्ट देखो हमने यहाँ बनाई नहीं है, तो जब एवरेज कॉस्ट ही नहीं बनाई तो हम प्रोडक्टिव एफिशिएंटली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये समझो कि प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है। दूसरा पी इज इक्वल टू एम सी, पी देखो ये ऊपर है कहीं पे और एम सी कहीं पे नीचे है, तो जब पी और एम सी के इक्वल नहीं है तो ये एलोकेटिव इनएफिशिएंट भी है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक एफिशिएंट के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं कि इट देयर मे एग्जिस्ट डायनामिक एफिशिएंसी। डायनामिक एफिशिएंसी क्या आती है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन करें तो आपकी लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कम हो जाए, जो कि यहाँ पे इररिलेवेंट है, ये हमने बनाई नहीं। तो इसलिए वो एक डिबेटेबल इशू है कि आप डायनामिक एफिशिएंसी को वैल्यूएशन में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो इसमें एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, बल्कि इसमें एक और चीज़ है, प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप किस बेस पे करेंगे हम, एक एक हम करते हैं बैरोमीट्रिक। बैरोमीट्रिक लीडरशिप वो होता है जो कि पायनियर था, जिसने जैसे अभी हम देखें तो पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन है तो सबसे पहले मोबिलिंक था, तो मोबिलिंक हो सकता है कि बैरोमीट्रिक लीडर हो और वो फिर उसे हम एज ए लीडर बना के तो प्राइस जब सेट करेंगे तो उसकी बेस से प्राइस सेट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी फर्म हो, मे मस्ट हैव एबिलिटी टू गिव अ करेक्ट डायरेक्शन, इनके ऐसी फर्म होनी चाहिए जो इंडस्ट्री को करेक्ट डायरेक्शन दे।
फिर कंपेटिटर बिलीव करते हैं अपॉन द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ बैरोमेट्रिक लीडर, और ओनली एग्जिस्ट इन ओलिगोपोली मार्केट में ही ऐसा होता है कि आप लीडर बनाते हैं, किसी और स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हार्मोनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन द फर्म्स, वैल्यू ड्रिवन बिजनेस होगा और एब्सेंस ऑफ प्राइस वार होगा। ड्रॉबैक्स क्या है कि डिस्प्यूट अराइज कर सकते हैं अमंग द फर्म्स और नॉन प्राइस कंपटीशन भी हो सकता है। दूसरा एक लीडरशिप होती है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। ये वो लीडर है जिसकी एवरेज कॉस्ट कम है, तो इसकी वजह से जब इसकी एवरेज कॉस्ट कम है तो ये मैक्सिमम प्राइस जो है आप इसमें वो फिर सेट करें, वो ऐसी प्राइस सेट करते हैं जिसमें सबका बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट क्या है, कोई बात की स्टेबल प्राइसेस हैं, हाई प्रॉफिट के चांसेस हैं, प्राइस वार को आप कंट्रोल कर लेते हैं, आप फोकस करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर, प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स अच्छे क्रिएट होते हैं। लेकिन इसमें भी है कि जो छोटी फर्म्स हैं वो एक्सप्लॉइट होंगी, स्मॉल फर्म्स भी एक्सप्लॉइट होंगी और कंज्यूमर भी एक्सप्लॉइट हो सकता है, और में प्रमोट मेल प्रैक्टिसेस या चीटिंग इंसेंटिव भी हो सकते हैं कि आप लोगों से हाइड करके प्राइस ज़्यादा चार्ज करना शुरू करें। ये यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम